अन्याय है। अन्याय युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है।
नमस्कार जनपे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सपना है, ये मोदी जी का सपना है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं आपके सपने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहा हूं। जहां भी वो दृढ़ संकल्प के साथ 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, वो राज करने के लिए नहीं कि मेरा बेटा बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, मेरी वाइफ बन जाए, उसके लिए काम नहीं कर रहे। आप लालू यादव जी को देख लीजिए, किस लिए काम कर रहे हैं वो, आप खुद ही बताइए योगेंद्र जी कि लालू जी किसके लिए काम कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने किसके लिए, स्टैलिन किसके लिए। आप जहां भी जाओगे, आप इधर देखिए, राहुल गांधी जी को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या जतन हो रहे हैं। अरे नहीं, इनके A20, इनका G23 बना था ना, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लीडर्स थे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या दुर्दशा की उन अच्छे लीडर्स की, उन्हें छोड़ छोड़ के इधर आना पड़ रहा है। आप योगेंद्र जी आरोप तो किसी पर भी कितने भी लगा दो और किसी भी रूप में लगा दो, लेकिन मोदी जी आज 140 करोड़ लोगों का परिवार हैं, और मैं मोदी परिवार हूं, ये ट्रेंड नहीं, ये सत्यता है, और इस सत्यता को देश देख भी रहा है। जी जी, मैं चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। भरत से जवाब दिलवाना चाहूंगा। भरत, मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो चाहे लालू यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, आपकी पार्टी हो, तमाम लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं। वो देश को परिवार मानते हैं, आप अपने परिवार को परिवार मानते हैं। ये अंतर है, बीजेपी का ये कहना है। योगेंद्र जी देखिए, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य है कि उसी परिवार में लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। जब पहलवान बहनें दिल्ली में बैठती है तो उन पहलवान बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है। जब किसान लखीमपुरी बॉर्डर के ऊपर बैठते हैं तो वहां एक परिवार को दूसरे परिवार के व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर से, जीप से कुचल दिया जाता है। आज एक परिवार जब बैठकर अपने परिवार से न्याय की गुहार मांग रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है, तो उस परिवार के आदमियों पर गोली चला दी जाती है। मणिपुर के अंदर जब एक परिवार की माताएं बहनें न्याय के लिए मांग करती है तो उनकी सुधनी ली जाती है। और जयपुर जैसे शहर में एक परिवार का बेटा जब गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से मौत के घाट उतर जाता है तो उसी परिवार की और मोदी जी के परिवार की एक बेटी टंकी पर चढ़कर न्याय मांगती है। तो ये कैसा परिवार है मोदी जी का? मोदी जी को क्या इन परिवार की याद नहीं आती? मोदी जी को परिवार की याद अंबानी और अडानी के नाम पर ही आती है क्या, या अपने जो करीबी लोग हैं उन्हीं के लिए मोदी जी को याद आती है क्या? और क्यों आज परिवार के कुछ लोग सांसद का टिकट मिलने के बाद छूटते चले जा रहे हैं? ये सोचने की बात है योगेंद्र जी कि जब आप दूसरों के परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं, जब आप दूसरों के परिवार के ऊपर बात करते हैं, तब आपको खुशी होती है। ये वही मोदी जी है जिन्होंने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कांग्रेस की विधवा के खाते में पैसे जाते हैं के नाम पर सोनिया गांधी को संबोधित किया था। और आज जब मोदी जी के नाम पर कोई सवाल उठता है, मोदी जी के परिवार पर कोई सवाल उठता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी मीडिया टीम एक तरीके से लामबंद हो जाती है। आपको लामबंद होना चाहिए था जब पुलवामा अटैक हुआ था, आपको लामबंद होना चाहिए था जब कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, लेकिन आपने नहीं कहा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में राजीव गांधी जी के बाद आज तक कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना नहीं है। राजीव गांधी जी के शरीर के चीथड़े उड़ते हुए देखे थे, सोनिया गांधी ने अपने हाथ में लिए थे। राहुल गांधी जी को बनना होता तो 2004 से 2014 तक बन जाते थे। हमें याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किस तरीके से अखिलेश यादव जी को विधानसभा के अंदर परिवार के ऊपर कहा था, और अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से उस पर बयान दिया था और रिप्लाई किया था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2014 के 10 साल के कुशासन के ऊपर बात नहीं करना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढकर लोगों की सिंपैथी और भावनाओं से खेलना चाहती है। निश्चित तौर पर 2018 में मैं हूं चौकीदार के नाम पर वोट दिया गया, चाय वाले के नाम पर वोट दिया गया, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चौकीदार ने इस देश के खजाने को खाली कर दिया, किस तरह से इस देश के चौकीदार ने 155 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के सरमाथे रख दिया, किस तरह से चौकीदार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर रख दिया। वापस आ रहा हूं राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, कोई भी टीम काम करती है, बात सही है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी होती है किसी भी मुद्दे को भुनाने के लिए। आपको ध्यान होगा कि 2014 का जब चुनाव था, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय की दुकान लगानी हो तो यहां पर लगा लीजिए, तो चाय पे चर्चा शुरू करा दी मोदी जी ने। 2019 में मैं भी चौकीदार, ये नारा। अब 2024 के अंदर मोदी
ने दिया कि पूरा भारत मेरा परिवार, तो अब कह रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, एक नया स्लोगन दिया है। लेकिन आपने कहा कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्योंकि अभी सामने जो लालू यादव है उनका भी अपना एक अंदाज है और वो भी अपने सलीके से काम करते हैं। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि क्या इसका असर पड़ता है कि 14 और 19 का इम्पैक्ट परिवार पे आएगा, नहीं आएगा? कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे लालू यादव कहें चाहे मोदी जी कहें, ये जो भी कुछ हैं ये सब चुनावी बयान है। बिल्कुल। देखिए योगेंद्र जी, इस बात को आप भी अच्छे से समझ रहे हो, हम लोग सब लोग समझ रहे हैं कि चाहे मणिशंकर जी का स्टेटमेंट हो, चाहे बाद में चोर चौकीदार वाला स्टेटमेंट हो, एक्चुअल में जब मतदान हुआ तो उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट ये सारे सारे सेल्फ गोल साबित हो गए। इनका नेगेटिव, जिस उद्देश्य से इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था उसका नेगेटिव असर हुआ और उसका ज़्यादा फायदा हुआ बीजेपी को, मोदी जी को ज़्यादा फायदा हुआ, चाहे चाय पिलाने वाली बात हो और चाहे चौकीदार चोर वाली बात हो। तो देखिए इन दो चुनावों से सबक लेकर के अब जो अगर विपक्षी पार्टीज हैं उनको इस तरह की चीज़ें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल जाए, उल्टा नहीं पड़ जाए। इसलिए इसके प्रति सजगता और काफी मतलब आप देखिए बिल्कुल सचेत होकर के इनको अच्छी तरह सोच समझ कर कोई ना कोई स्टेटमेंट देने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि दो चुनाव बिल्कुल साफ रूप स्पष्ट रूप से अपने परिणाम बता चुके हैं कि जो इन्होंने कहा वो चुनाव के अंदर मुद्दा बन गया और उसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। जी, तो भरत ये वक्त ऐसा है कि चुनाव का टाइम है और दो मुद्दे कांग्रेस ने थमाए। अब की बार लालू यादव है, लालू यादव खुद भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत सोच समझ के बात करते हैं और उनके अंदाज को लेकर के कल काफी चीजें ट्रेंड भी करती रही। तो आपको लगता है कि टाइम ऐसा है विपक्ष को भी सोच समझ के और सजग रह करके, मोदी जी अगर कुछ भी कह देते हैं विपक्ष पे, विपक्ष उसको हाईजैक नहीं कर पाता है, लेकिन बीजेपी उसे तुरंत बनाने की कोशिश करती है। देखिए योगेंद्र जी, इस बात का जरूर एक प्रभाव पड़ता है कि 2014 के बाद एक राजनीति का जो परिवेश है वो बदला गया। 2014 के बाद सत्ता में मोदी जी जब से आए तब से उन्होंने मार्केटिंग का एक नया एजेंडा शुरू किया, किस तरीके से सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया के अलावा उन्होंने जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं को अपने संस्था में लिया। और आप देखिए कि जब विपक्ष के ऊपर किसी तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब इनको उस चीज की याद नहीं आती। बड़ी विडंबना है कि आज देखिए एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और वो ज्ञानी बाबा भी हैं, वो कहते हैं कि पिता और पुत्र का कोई रिश्ता ही नहीं होता। उन्होंने तो पिता और शिष्य के रिश्ते को बता दिया। अरे हिंदू धर्म के अंदर कर्मकांड होता है, पिंडदान होता है, सारी चीजें होती है, क्या गलत कहा लालू यादव जी ने? और सिर्फ एक इस डर की वजह से कि मोदी जी के ऊपर कोई कटाक्ष किया जाएगा तो मोदी जी उसको भुना लेंगे। अगर विपक्ष अगर ये सोचकर बोलना बंद कर देगा तो फिर विपक्ष की आवाज जाएगी कहाँ? विपक्ष क्या कहेगा? भाषण के अंदर अगर किसी चीज को कटघरे में लाकर खड़ा किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को उस चीजों को बोलने से मना कर देना चाहिए। न जाने कितनी बार हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी को अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, सोनिया गांधी जी पे किया गया, और भी कितने विपक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं द्वारा समय समय पर टीवी मीडिया और हर एक माध्यम से प्रहार किया गया। बात यह आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी से यह पूछने वाला कोई नहीं है विपक्ष के साथ खड़ा होकर कि आपने इस 10 साल में क्या किया। आप क्या आज भी 10 साल में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और इन भाषण और इन संवेदनाओं के साथ ही चुनाव में जाएंगे क्या? अगर इस 10 साल में आपने कोई भी ऐसा काम किया हो उसका चिट्ठा कट्टा आप लेके आइए। आप श्वेत पत्र लेके आए थे तो आप इस तरह से लाइए ना, नीतियों पे बात करिए, काम पे बात करिए, आंकड़ों के बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं चैलेंज करता हूं कि वो काम पर बात करके दिखाए। वो सिर्फ और सिर्फ यहां भाषण करने आते और भाषण करने के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को 10 साल हो गए और 10 साल से हम बार बार मांग उठाते हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, युवाओं पे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं और किसानों का नाम ही नहीं लिया अपने परिवार में। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता है कि जब मैं किसान और युवाओं का नाम लूंगा तो मेरे ऊपर भी प्रहार आएंगे, बेरोजगारी का प्रभाव आएगा, किसानों का प्रभाव आएगा। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस देश को एक गलत दिशा में लेकर जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज से पहले भी हुए हैं, प्रधानमंत्री का परिवार आज से पहले भी हुआ है, मुख्यमंत्री जो है उनका भी परिवार पूरा प्रदेश होता है, लेकिन वो इन चीजों को लेकर कभी सिंपैथी गेन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कैसे हैं? सच में कहा इनको नौटंकीबाज, और मैं खुद कहता हूं कि सच में नौटंकीबाज है कि किस तरीके से गुजरात में, मध्य, हर जगह जहां जहां ये जाते हैं किस तरह से नौटंकी करने लग जाते हैं। मुझे ये कह दिया भाइयों और बहनों, पुलवामा में शहीद हुए कि सैनिकों के ऊपर वोट मांगने लग जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगने लग जाते हैं, आदिवासियों के नाम पर वोट मांगने लग जाते हैं। काम के नाम पर वोट कब मांगेंगे आप? जी भरत, आपको लगता है कि ऐसा केवल प्रधानमंत्री अकेले ही कर रहे हैं? हर पार्टी नहीं मांगती वोट?
देखिए, हर पार्टी वोट मांगती है, लेकिन पार्टी ने सिंपैथी गेन करने का कभी इस तरह से काम नहीं किया है। आपने देखा कि जब चाय वाले का नाम लिया, बड़े गर्व की बात थी कि इस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उस गर्व को लाने का काम किया इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, लोकतंत्र ने, संविधान ने। और आज क्या किया जा रहा है? उस संविधान को ही खत्म किया जा रहा है। देखा हमने चंडीगढ़ में चुनाव किस तरीके से होता है, किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को किया, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और सबसे बड़ा जजमेंट दिया कि किस तरीके से वोट फॉर नोट पर रोक लगा दी। तो योगेंद्र जी, मुझे ये बात को बड़ा अचंभा होता है कि क्यों देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल में अपने काम पर वोट नहीं मांगते। चलिए मैं जवाब दे। अटल जी देखिए, एक सवाल मेरा यह है कि भरत कह रहे हैं कि मुद्दों को भुनाना, ये कह दिया वो कह दिया, इससे बाहर आना चाहिए मोदी जी को, विकास पे बात करें, विकास पे बहस करनी चाहिए। योगेंद्र जी, ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए कि केवल मोदी जी का जो भी व्यक्ति विरोध करे, वो भले उसको फंडिंग, टेरर फंडिंग आ रही हो, भले उससे देश का नुकसान आ रहा हो, बात आ गई, वहां आकर के उसको रोकना चाहिए। एक मिनट, मैं ना मेरी बात को कंप्लीट कर देता हूं। करिए। इन्होंने कहा कि रिजर्व फंड, देखिए अभी अभी आया कि 691 बिलियन डॉलर्स की रिजर्व फंडिंग है अभी भारत के पास, जो कभी नहीं थी। गोल्ड में बढ़ गया है रिजर्व। 264 पीएसयू है, मनमोहन सिंह जी के टाइम 234 थी, जो ये बहुत करते हैं। 4 करोड़ आवास, 70 करोड़ जनधन खाते, 7 करोड़ से अधिक गाड़ियां, 95% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होने लग गई है। पहले 95% एक्सपोर्ट किया जाता था। फाइटर प्लेन्स हम बनाने लग गए, गन वन तो छोड़ो, फाइटर प्लेन पूरी सेनाओं को बुलेट प्रूफ कर दिया गया। राफेल क्यों खरीदा था? सशक्त आज भारत की सेनाएं सशक्त है। सुनिए, इसरो चंद्रमा के अंदर हमारे यान गए, 2008 इतने सारे यान गए। 2008 में बना था। आज योगेंद्र जी, आप सारी जनता एक मोबाइल पर देख लेती है टेम्परेचर क्या है, आज क्या बारिश, मोबाइल क्या है, विकास कहेंगे, क्यों नहीं है? वो भारत के सैटेलाइट बताते हैं। आज भारत के सैटेलाइट 2000 से पहले लगने लग गए। देखिए, सुनिए, चंद्रयान पे तो कांग्रेस पहले ही ले जा चुकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ईआरसीपी जैसे मुद्दों को ये बुनाने के लिए पटके रखते हैं और राजस्थान की जनता को प्यासा रखा। हमने कहा था कि बनते ही, मोदी जी की गारंटी है कि बनते ही 100 डेज में पानी की समस्या खत्म करेंगे। हमने किया ऐसा, ईआरसीपी खत्म हो गया, यमुना नदी का इतना। देखिए आप, महिलाओं को 33% आरक्षण 30 साल से वादे करते रहे, नहीं कर पाए। एक बात आप ये बुझाइए मुझे अटल जी, हम विधानसभा चुनाव से पहले जब चर्चा करते थे तो आप कहते थे कि अब गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी थी आरसीपी, आप तो खारिज करते थे कि मुद्दा ही नहीं था। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि आरसीपी का पानी देंगे। देखिए आप, ये राजेंद्र जी बैठे कई बार चर्चा हुई होगी। इसको समझने की कोशिश करिए। हमने ये नहीं कहा, देखिए हम ये कह रहे थे, मोदी जी ने ये कहा कि उसके अंदर जो भी संभव हो टेक्निकल इश्यूज को खत्म करो, यही कहा था उन्होंने। अब इसको किस तरीके से, बताइए। देखिए, बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन इसको खारिज करते थे। मैं ये नहीं कह रहा प्रदेश का भला हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं, आप जो ईआरसीपी की गारंटी की बात कही, इस वजह से, क्योंकि हम जब बैठते थे, मेरे चैनल पे नहीं, हर चैनल पे, हर अखबार पे बीजेपी के तमाम नेताओं ने खारिज किया कि ईआरसीपी पे कोई गारंटी नहीं दी हमने। तो ये मत कहिए, बहुत अच्छा है कि क्या इस दिशा में पानी मिलेगा, पानी मिलना चाहिए प्रदेश को। अब वो इंटर रिवर लिंकिंग के जरिए मिल रहा है कि आरसीपी के जरिए मिल रहा है कि यमुना से मिल रहा है, बिल्कुल ठीक मैं तो कहता हूं पानी मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। योगेंद्र जी, आप जो बात कर रहे हो वो इन लोगों का कहना था 2 साल पहले, जब मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म पे बोला कि 2 साल पहले नहीं, 2 साल 2018 में, हाँ 2018 का जिक्र करते हैं। जयपुर और अजमेर दोनों जगह राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में बोला है मोदी जी ने। चलिए, अपना मुद्दा ये नहीं, अपन भटक जाएंगे उससे। मैं तो इसी वजह से आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की स्थिति में आपको विकसित भारत की तरफ जाते हुए कदम 80 करोड़ लोगों को गौरवशाली देने के बाद आप विकसित भारत की बात करते हो। तरीके से भारत के अंदर आज के प्लेटफॉर्म देख लो, आईटी टेक्नोलॉजी देख लो, आप एआई देख लो, डेटा साइंस देख लो, हमारे लोगों की डिमांड देख लो पूरे विश्व में। आप देखो, मान सम्मान, आपका ही गौरव, योगेंद्र जी, कोई रिश्तेदार रहता हो उसको फोन करके देखो कि आज भारत को किस तरीके से, उनके नौजवानों को किस तरीके से लिया जाता है। कल तक ये बातें ठीक लगती थी, क्यों? क्योंकि वो परिवारवाद पे थे। क्या इनकम है, क्या काम करते हैं सोनिया गांधी जी?
क्या राहुल गांधी जी काम करते हैं, क्या रॉबर्ट वड्रा और वो सब काम करते हैं, कैसे ये लोग पहले विश्व की 10 बड़ी लेडीज में आ जाती है जो कि इकोनॉमिकली बड़ी हो? क्यों? क्या है उनके पास, ऐसी क्या क्षमता है, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है? ये कोई नहीं बताएगा। न लालू जी के बच्चों की बताएंगे, न मुलायम सिंह के बच्चों की बताएंगे। सारा देश को इसी तरीके से परिवारवाद के रूप में चाट गए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए नेहरू जी जब आजादी के जस्ट बाद में नेहरू जी का स्टेटमेंट इस तरीके से आता है अपने लोगों के लिए कि भारतीय आलसी होते हैं, तो समस्या है। बात यह है कि हम तो निकल तो जाते, लेकिन इतने दिन क्यों लगे हमें? काश हमारे प्रधानमंत्री जी उसी वक्त हमको बहुत मतलब तेज, आप ये देखिए भाषण उनका हम लोगों को बढ़ाने के लिए होता, हमारा जो हम दबे कुचले थे उसका उत्साहवर्धन करते, लेकिन लोकसभा जैसे के अंदर वहां हम लोगों का जो भी युवा थे, सोचो उनके मन में क्या बीती होगी जब उन्होंने ये बोला होगा प्रधानमंत्री बने तब की बात। यस, तो मतलब देश का विकास 19 के बाद, 14 के बाद देखिए देश का जो आपको वास्तव, बिल्कुल मैं आपको मोटिवेट हुए हैं, बिल्कुल मैं आज ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक मिनट दोनों को रोकना चाहूंगा। राजेंद्र जी, क्या लगता है कि देश में 2 वक्त की रोटी आप अभी खा पा रहे हैं, तनख्वाह ठीक से आपको अभी मिल पा रही है, आप हवाई जहाज अभी दौड़ पा रहे हैं, देश मतलब अभी पता लगा है विश्व पटल पे कि भारत नाम का कोई देश भी है? देखिए योगेंद्र जी, अब इस पे एक विवाद हो सकता है और मैं भरत जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए हमने 2 चुनाव देखे, दोनों चुनाव मैं तो छोटा सा कमेंट जरूर चाहूंगा कि 2014 के बाद ही भारत का उदय हुआ है, नहीं या अस्त हो चुका था भारत पहले? ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। अब वो एक विकास एक निरंतर वो होती है और कहीं कहीं नींव रखी जाती है, और नींव के ऊपर जब भवन होता है वो हो सकता है उसमें किसी मैं एक अटल जी को और भरत जी को दोनों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र और राजनीति का एक सिद्धांत है, समझना आप लोग। कोई भी सरकार और कोई भी बजट हो, हम तालियां पीटते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। पहले होता था कि साहब पंचवर्षीय योजना कोई मुख्यमंत्री लेकर के आ रहा है, यहां पे एयरपोर्ट से तालियां बजाना शुरू। अरे भाई वो तो अंडरस्टूड है, वो एक प्रक्रिया है। हर बार 5 साल बाद में बजट बढ़ेगा। इसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका 5 साल का कार्यकाल होगा, उसका चाहे 10,000 करोड़ का बजट एक्सेस हो, बजट बढ़ेगा। वो तो समय के साथ में चलता है। पहले बजट को अगर आज के बजट से आप तुलना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि समझदारी का अंदाजा लगाना चाहिए। चलिए समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी। योगेंद्र जी केवल एक बात रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाह रहा हूं, समय हो चुका है क्योंकि मेरा दूसरा वो है। तो खैर चलिए, ये चुनावी मोड है और चुनावी मोड में लालू यादव का अंदाज मुझे कोई अलग नहीं दिखता और ना नरेंद्र मोदी जी का कमेंट कुछ अलग दिखता है। अलग है तो बस ये है कि आप उनको कैसे भुना सकते हैं उन बयानों को, बस ये है। और इसमें मुझे कोई नयापन नहीं लगता है। 2014 में चाय की बात आई, 2019 में चौकीदार की बात आई और अब परिवार की बात है ये। लेकिन ये बात जरूर है कि विपक्ष को भी अपना सबक लेना होगा। जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा कि ऐसा कोई मुद्दा बीजेपी को ना थमाए जिसको लेकर के आपको लगता हो कि इससे हमारी वाहवाही हो जाएगी या हम बीजेपी को घेर लेंगे, कहीं उल्टा दाव ना पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि परिवार वाले मुद्दे को लेकर के बीजेपी की एक्सरसाइज बढ़ गई है। अब कितना असर होगा 14 और 19 की तरह, ये मुद्दा भी भुन पाएगा नहीं भुन पाएगा, ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन फिलहाल इससे सियासी पारा जरूर चढ़ गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत।